ओके, तो आज हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारा छठी क्लास का चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है मानचित्र। तो तीन चीज़ें होती है इसमें। पहला होता है ग्लोब। आपको पता है ग्लोब कैसा होता है? ग्लोब मतलब गोल। और क्योंकि ग्लोब है तो ग्लोब का मतलब क्या होता है? ग्लोबली। और ग्लोबली से क्या बनता है? वैश्विक। तो इस ग्लोब पे क्या होगा? पूरे विश्व का जो भी चीज़ें होगी उसको हम क्या करेंगे? ग्लोब पे देखेंगे। तो ये ग्लोब क्या है? एक पृथ्वी का संरचना बना हुआ है ना इस ग्लोब पर। मैं इसका इमेज दिखा देता हूँ आपको। तो ये आप देखो ग्लोब का फोटो है ना, ये हमारा ग्लोब है। तो ये ग्लोब क्या है? एक पृथ्वी का आकार की संरचना है। और मैंने कल ही बताया था कि 66.5 डिग्री पर ग्लोब अक्षांश जो है, सॉरी पृथ्वी जो क्या है घूर्णन करता है, ठीक है। और ये कैसा है? झुका हुआ है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं ग्लोब पर, ठीक है। और ये होता है मानचित्र, है ना, ये है भारत का मानचित्र। इसी तरीके से मानचित्र जो होगा अलग अलग होगा। तो ये हमारा प्यारा भारत का है। इसी में आगे पढ़ोगे आप राजनीतिक मानचित्र, ठीक है। तो राजनीतिक का मतलब क्या होता है? इसमें राज्यों के बारे में जानकारी मिलेगी, जैसे ये मध्य प्रदेश, भोपाल, है ना। तो ये राज्यों का मिलेगा। उसके अलावा एक आएगा आपका, एक सेकेंड, भौतिकी मानचित्र यानी फिजिकल मानचित्र। तो भौतिकी में क्या होगा? भौतिक कौन अवस्था होती है? इसमें ठोस, द्रव, गैस होते हैं। तो ठोस वगैरह में क्या आएंगे? पर्वत, पठार, मैदान, ये सब कहाँ पढ़ेंगे? भौतिकी में। वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। फिजिकल मैप। तो ये आप देखिए, ये है हमारा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। ये हमारा है फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। तब देख रहे हो यहाँ पे है प्लेट्यू है ना, यहाँ पे हिमालय है ना, यहाँ पे इंडियन ओशियन है। तो ये सब किस पे देखते हैं हम लोग? फिजिकल मैप पे। और एक हमारा होता है थियोमेटिक मैप, है ना, थियोमेटिक मैप। हाँ, इधर लिखा हो। तो इस थियोमेटिक में क्या बता रहा है? ये किसी शहर का नक्शा है, जिसके बारे में गांव, कस्बा, कौन सा वार्ड है। तो ये सब किस में होगा? थीमेटिक मैप में, ठीक है। अब हम आते हैं वापस से छठी क्लास के चैप्टर पे। तो अभी हमने देखा कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब पे हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और मानचित्र क्या होता है? तो मानचित्र मतलब हम वैसे मान या वैसे चित्रों को प्रदर्शित करते हैं जिसके बारे में हमें सूक्ष्म दृष्टि अपनाना पड़ता है, जैसे देश का, राज्य का, जिला का, गांव का, आदि का। और जब हम एक से ज़्यादा मानचित्र का प्रयोग करेंगे, मतलब एक जिला से ज़्यादा जिला का प्रयोग करेंगे, एक देश से ज़्यादा देश का प्रयोग करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एटलस कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। अब होता है, मैंने बताया भौतिक मानचित्र में कौन आएगा? पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर। ये सब क्या है? भौतिक रूप से अवेलेबल है, जिसका आकार है, निराकार है ना। ठोसीय अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, जलीय अवस्था में है, ठीक है। राजनीतिक मानचित्र राज्य, नगर, शहर तथा गांवों के बारे में। थीमेटिक मानचित्र मैंने अभी दिखाया था, सड़क का, वर्षा का, वन का, ये सब जब जहाँ उल्लेखित होगा उसे क्या कहेंगे? थीमेटिक मानचित्र। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं। तो एक होते हैं दूरी, मतलब कोई मानचित्र पे दूरी बताएगा कि बिहार से दिल्ली की दूरी कितनी है, ठीक है। एक बताएगा दिशा, कि बिहार से दिल्ली किस दिशा में है ना। एक बताएगा प्रतीक, कि किसी बिहार को जानने के लिए कैसे मानेंगे, तो उसका हम मैप का आकार देखें, अच्छा इस तरीके से बिहार है ना, इस तरीके से दिल्ली है। तो ये क्या हो रहा है? उसका प्रतीक शो कर रहा है। अब देखो कि दिशा किसे कहते हैं। तो दिशा आपको पता है कि जो हमें दिशा बताता है, जैसे उत्तर की दिशा बताएगा, दक्षिण की बताएगा, पूर्व की बताएगा, पश्चिम की बताएगा। और ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो क्या होगा? उत्तर पश्चिम। उत्तर और पूरब के बीच में तो क्या होगा? उत्तर पूरब।
दक्षिण और पूरब के बीच में दक्षिण पूरब, दक्षिण और पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम। ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये मैं एक बता दूं कि एक दिशा होता है तो दिशा कैसे काम करता है। हमेशा ऐसे बनाएंगे किसी भी दिशा के चित्र को बनाने के लिए, ऊपर में नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे में वेस्ट यानी पश्चिम, और इधर में क्या होगा ईस्ट यानी उत्तर, और इधर वेस्ट यानी पश्चिम। और इसी के बीच में क्या करेंगे, NW लिख दो, नॉर्थ वेस्ट। इधर में बीच में क्या है, इधर नॉर्थ और इधर ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो भारत का मैप जब भी देखोगे तो इसे बीच से चित्र बना दोगे, ठीक है। फिर इसके बीच में ईस्ट वेस्ट, इसके बीच में वेस्ट वेस्ट, है ना। नहीं, नॉर्थ साउथ है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती। वेस्ट साउथ, सॉरी, और ईस्ट साउथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी देश का नक्शा को जानने के लिए ऐसे चित्रों के माध्यम से आप प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपना प्यारा सा भारत का मैप देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है प्यारा भारत का नक्शा, ठीक है। हम मान लेते हैं इसको 4 दिशा में बांट देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, नॉर्थ, उत्तरी दिशा। तो उत्तर में कौन से राज्य पड़ेंगे, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब जो क्षेत्र है ये सब क्या उत्तर में आएंगे। नीचे में क्या है, साउथ। तो साउथ में यहाँ पे तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है, आंध्रा है, तो ये सब क्या है, साउथ के क्षेत्र है। फिर इधर ईस्ट में, तो ईस्ट में क्या है, हमारा बिहार है, बंगाल है, झारखंड है, यूपी है, ये सब क्या है, ईस्ट में है। अब मैं आगे बताऊंगा कि मिडिल ईस्ट में कौन सा होगा, है ना, नॉर्थ ईस्ट में कौन होगा, ये सभी मैं बताऊंगा। आगे मैं मैपिंग का क्लास लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और इधर में वेस्ट है तो पश्चिम में कौन होगा, यहाँ पे गुजरात होगा, है ना, यहाँ पे राजस्थान होगा। तो ये सब किधर पड़ते हैं, पश्चिम देश में। और इसी के बीच में निकल जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट। इधर में बीच में एक ईस्ट इधर से ले लो, कि साउथ इधर से, तो साउथ ईस्ट। इस तरीके से आप ले लो मैप का। तो ये मैंने एक बेसिक आइडिया बता दिया कि मैप होता कैसा है, मानचित्र कहते किसे हैं, ग्राफ कहते किसे हैं, एटलस कहते किसे हैं, राजनीतिक मैप कहते किसे हैं, भौतिकी मैप कहते किसे हैं। तो इतनी सारी बातें मैंने बता दी। अब आगे से जब आप कोई मैप देखोगे तो आपको जैसे ही लगेगा कि पठार पर्वत का फोटो दिया हुआ है तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है, भौतिकी मैप है ना। जैसे आप देखो कि गांव कस्बा का दिया हुआ तो क्या है, तो आप समझ जाओ कि मानचित्र है, नहीं तो थियोमेटिक मैप है। तो इस तरीके से आपका एक बेसिक सा ज्ञान था। यहाँ से क्वेश्चन नहीं ही पूछता है, लेकिन पूछेगा फिर भी आपको ये सब जानकारियाँ रहेगी। इस चैप्टर में इतना ही था, ठीक है ना। इसमें देखिए कि वृक्ष के वितरणों को दिखाने वाले मानचित्र कौन होते हैं, थीमेटिक मानचित्र। वृक्ष क्या है, छोटा सा पदार्थ है ना, तो गांव, कस्बा, वार्ड, ये सब का छोटा छोटा पदार्थ दिखाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, थीमेटिक मैप का। मैंने अभी आपको फोटो दिखाया था। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है, तो नीला जलाशय। जलाशय क्या होता है, क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ होता है, जल प्लस आशय, यानी जिसमें जल का आशय किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जलाशय। तो कैसा दिखता है, नीला दिखता है, क्यों, क्योंकि उसमें पानी है और पानी का कलर क्या होता है, नीला होता है, इसलिए। अगला है कि द्विक सूचक का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि दिशा का पता लगाने के लिए मैं द्विक सूचक का आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है द्विक सूचक, इसे हम कंपास भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये जिधर घूमेगा उधर की दिशा में पता चलेगी, है ना। अभी क्यों, क्योंकि ये बीच में सीधा घूमा है तो उत्तर की दिशा बता रहा है, इधर घूमा हुआ है तो दक्षिण की दिशा बता रहा है। तो इस तरीके से जैसे घूमेगा ऐसे है। अगर इसका सुई इधर आएगा तो ये क्या होगा, ईस्ट यानी पूरब का दिशा बताएगा। तो द्विक शिक्षक क्या काम करता है, दिशा बताता है ना। अगला है कि पैमाना आवश्यक है, किसके लिए, मानचित्र के लिए। मानचित्र में क्या होता है, पैमाना। मानचित्र किसका बनता है, गांव का, कस्बों का, जिला का, है ना। तो उसमें क्या होता है, पैमाना बनाना होता है। क्या बनाना होता है, पैमाना। जैसे मान लो कि यहाँ पे राम का घर है और यहाँ पर श्याम का, ठीक है। अब इन दोनों का घर है, इन दोनों का घर है, तो इसके बीच में जो दूरी है ये कितना है, तो आपको पता है कि गांव में कड़ी से नापा जाता है, जो लोहा का सिक्कर होता है। तो क्या पैमाना कर रहा है, ठीक है। तो कब ज़रूर होता होगा, तो आपको पता है कि गांव के मानचित्र में देखा जाता है कि अच्छा राम का घर यहाँ है, श्याम का यहाँ है, तो कितना पैमाना है इस ज़मीन का, ठीक है।
अगला हमारा चैप्टर है वो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, है ना। अलग अलग परिमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, वो है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, शब्दों की उत्पत्ति। ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है, बट मैं बता दे रहा हूँ। जैसे लीथस का अर्थ होता है पत्थर, एटमस का अर्थ होता है वाष्प, और ह्यूडर का अर्थ होता है जल। बायोस का अर्थ होता है जीवन। तो ये आप देखो, लीथस, लीथस यानी लग रहा है ना लिग्नाइट, लिथस से बना लो लिग्नाइट, है ना। तो इससे क्या हो जाए, लिग्नाइट एक तरीके का पत्थर है, तो याद हो जाएगा। एटमस, है ना, एटमस, एटमॉस्फेयर, समझ में आ रहा है, एटमस, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर जब चेंज होता है तो क्या होता है, वर्षा होता है, तो यानी वाष्प। हुई डर, हुई डर, हुई डर, है ना, हुई डर, हुई डर, छुई मुई ऐसे करके आवाज़ आ रहा है ना, हुई डर। तो जब जल हमारे शरीर में पड़ता है तो हुई डर, डर जा। तो इस तरीके से जल। बायोस, तो बायोस क्या होता है, एक बायोम का प्रकार होता है। और बायोम किसे कहते हैं, जहाँ पे प्राकृतिक जीवन होता है, तो उससे क्या लगा, अलग जीवन। तो ये बस समझने के लिए था, इसे आप छोड़ भी सकते हो, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। जैसे भूमंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, ये भाग जहाँ पे हम रहते हैं पृथ्वी पर, आपको पता है कि कुछ क्षेत्र में जल पाया जाता है, कहीं कहीं पे गैस पाया जाता है, और जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे हम मान लो रहते हैं, ये सब हमारा घर है, और ये सब क्या है, पानी का धारा है, और ये सब गैसीय पार्टिकल्स है, ठीक है, बीच बीच में। तो ये जहाँ पे हम ही रहते हैं ना, इस घर में, चरकुट्टा वाला में, तो इसे हम कहते हैं भूमंडल, ठीक। और गैस की जो परतें हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है, उसे कहते हैं वायुमंडल, ठीक है ना। जैसे पृथ्वी को घेरती है चारों साइड से, तो मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे CO2 है। तो जो घेर एक परत बना रहे पृथ्वी का, तो इसे हम क्या कहेंगे, वायुमंडल। वायु मतलब गैसीय फॉर्म भी होगा, तो इसे क्या कहेंगे, वायुमंडल। अभी मैंने बताया कि जहाँ पे जल पाया जाता है उसे क्या कहेंगे, जलमंडल। और जलमंडल बर्फ के रूप में भी होता है, जैसे अंटार्कटिका में बर्फ है, बर्फ पिघलेगा तो क्या बनेगा, जल बनेगा। ये सब बेसिक है, क्योंकि छठा की किताब है, तो आगे जब ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे तो वहाँ पे सब स्पष्ट रहेगी। अभी मैंने बताया भूमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी के ठोस भाग को। स्थलीय भूभाग को क्या कहेंगे, महाद्वीप, और जलाशय के भूभाग को महासागरीय बेसिन। अब मैं इसको आपको इमेज के थ्रू बताता हूँ। सो ये हमारे पास है प्यारा सा भारत का फोटो, ठीक है। तो ये जो देखो, ये सब क्षेत्र नीला नीला क्या है, पानी का क्षेत्र है, तो ये सब क्या होगा, महासागरीय क्षेत्र होगा, ठीक है। और ये जहाँ पे उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कर्नाटक, बिहार, ये सब जो है, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, तो ये क्या है, महाद्वीपीय क्षेत्र है। महासागरीय मतलब सागर वाला क्षेत्र जहाँ पे पानी ही पानी है। महाद्वीपीय क्षेत्र जहाँ पे इंसान रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे स्थलीय क्षेत्र, यहाँ पे पानी है, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश, श्रीलंका में, यहाँ पे पानी बरसती है, यहाँ पे पानी स्थलीय रूप से नहीं है, तो यहाँ पे क्या स्थल है, ठीक है। तो ये क्या होगा, महाद्वीप। और यहाँ पे जल है, तो ये क्या होगा, महासागर। एक और इम्पोर्टेंट याद दिया हुआ है कि समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, ठीक है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जा सकता है, जिसे हम शून्य कहते हैं। अब हम इसे इमेज के थ्रू समझेंगे। देखो, जैसे यहाँ पे पानी है, पूरे में पानी है ना, ये पूरे में पानी है, तो पानी क्या होता है, पानी का कोई आकार होता है क्या, नहीं होता। तो पानी क्या होगा, हमेशा समतल होगा या सेम आकार में होगा, ठीक है। ये समझ में आया। अब अगला कॉन्सेप्ट समझिए कि जैसे ये जो है, ये स्थल, ये कैसे उठा हुआ आता है। तो आपको पता है कि अगर जैसे तमिलनाडु में है ये क्षेत्र, तो अगर यहाँ पे पानी घुसेगा, घुसेगा तो पानी घुसेगा तो ऊपर घुसेगा, नीचे से घुसेगा,
नो डाउट नीचे से घुसेगा, तो नीचे से जितना पानी अंदर में चला जाएगा तमिलनाडु का क्षेत्र, जैसे चेन्नई का क्षेत्र, तो क्या होगा, अंदर में चला गया, तो उससे क्या होगा, कितना उभरा हुआ चेन्नई का क्षेत्र है वो पता चल जाएगा। एक मैं और इमेज दिखाता हूँ आपको। अब आप इस मैप में देखिए, यहाँ पे जहाँ जहाँ ये नीला नीला चीज़ें दिख रहा है, तो यहाँ पे यहाँ आपको उभरा हुआ प्रदेश मिलेगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बिहार में रहते हैं, तो जब हम बिहार में कोई घर डूब जाएगा तो घर, एक और मैं अच्छा सा फोटो दिखा ही देता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये यहाँ पे घर दिख रहा है, तो ये घर का आधा पार्ट पानी में है, तो पानी से उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, तो जितना ऊंचाई पे इसे हम माप सकते हैं। ठीक है, यहीं पे कॉन्सेप्ट ये वाला ख़त्म होता है। अब हम एक मैप देख लेते हैं, है ना। तो इस मैप जो है ये विश्व इतिहास का मैप है, सॉरी विश्व भूगोल का मैप है। इसमें हम सभी देशों को देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको देख रहा है, ये है नॉर्थ का क्षेत्र, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूरब और वेस्ट मतलब पश्चिम। ठीक है, तो हमारा भारत किस क्षेत्र में है, पूरब क्षेत्र में, ईस्ट क्षेत्र में, यहाँ हमारा प्यारा भारत। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आप देखिए। पूरे यहाँ पे कितने हैं महाद्वीप, एक यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है, एक यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, एक यहाँ पे एशिया महाद्वीप है, एक यहाँ पे यूरोप महाद्वीप है, एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका। तो कुल महाद्वीप कितने हुए, 6 महाद्वीप, और एक यहाँ पे अंटार्कटिका। तो कुल कितने हुए, 7 महाद्वीप। ठीक है, और इसके बारे में जो डिटेल मैप है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो मैं आगे के लेक्चर्स लूँगा उसमें मैं डिटेल एक एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं बताऊंगा आपको। अभी मैंने बता दिया कि पीला वाला जितने कलर है सब एशिया है, ये यूरोप है, ये दक्षिण अफ्रीका है, ये अंटार्कटिका का क्षेत्र है, और ये छोटा सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र है, और ये वाला साउथ अमेरिका, उत्तर अमेरिका का। तो ये एक विश्व मैप पे इस तरीके से आपको अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलेगी, अलग अलग महाद्वीपों के। अब कौन महाद्वीप का क्या विशेषता है, उस महाद्वीप में किस देश की क्या विशेषता है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, कर्क रेखा जैसे यहाँ से गुजर रही है, तो कौन कौन से भारत में गुजरते हैं राज्यों से, विदेश में कहाँ से गुजरते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताता जाऊँगा। अब यहाँ से असली में इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट डाउन करते चलिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है, और ये कहाँ है, ये आपको पता है कि नेपाल में है। उसका और डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट डाउन करते चलिए। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। तो पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा भाग कौन है, तो वो है प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा भाग जो है वो कौन सा है, तो वो है मेरियाना गर्त। ठीक है, या ऐसे भी पूछेगा कि विश्व का सबसे गहरा भाग कौन है, तो मेरियाना गर्त। और ऐसे पूछेगा कि मेरियाना गर्त कहाँ पड़ता है, तो प्रशांत महासागर में। एक और पूछेगा कि इसकी गहराई कितनी है, तो 11,022 मीटर। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि न्यूजीलैंड का एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो एडमंड हिलेरी, जिनका संबंध कहाँ से, न्यूजीलैंड से, और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा, जिनका संबंध कहाँ है, भारत से। ठीक है, और ये कब गए थे, आजकल डेट भी पूछ रहा है, तो 29 मई 1953 को। अब यहाँ पे एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
बछेंद्री पाल जी जो है पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा भारत की। और विश्व की कौन थी? तो जापान की जुंको तोबे जिसने एवरेस्ट पे कदम रखा। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने बता दिया महाद्वीप कौन कौन से 7 प्रमुख महाद्वीप है। तो पहला प्रश्न कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? तो 7 प्रश्न है। कौन कौन है? तो मैंने बताया एशिया, यूरोप, अफ्रीका से लेकर अंटार्कटिका तक। अब हम एक एक महाद्वीप के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो पहला है हमारा एशिया महाद्वीप। तो इसका पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहला पॉइंट। और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। दूसरा पॉइंट, कर्क रेखा इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। तीसरा पॉइंट, एशिया का पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करती है। तो प्रश्न पूछेगा कि कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो यूराल पर्वत, ठीक है। और यूरेशिया क्या है? यूरोप और एशिया का संयुक्त भूभाग है, ठीक है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट है यूरोप महाद्वीप। यह यहाँ से आर्कटिक वृत्त होकर गुजरती है। आर्कटिक वृत्त किससे होकर गुजरती है? तो यूरोप से। और यह 3 तरफ से जल से घिरा है। यहाँ पे देख लीजिए आप एक बार और मैप में। ये आपका एशिया का क्षेत्र है, ये आर्कटिक या अंटार्कटिक का क्षेत्र है। तब देखिए इधर से इधर से जल से गिरा हुआ, इधर से गिरा हुआ, इधर से गिरा हुआ, लेकिन इधर से नहीं गिरा हुआ। तो 3 भाग से अंटार्कटिका क्या है? जल से घिरा हुआ है। अगला महाद्वीप है अफ्रीका का। यह विश्व का दूसरा सबसे महाद्वीप है। मतलब एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो अफ्रीका। और एक और बात याद रखिएगा कि विषुवत रेखा, यानी ये मैप है और यहाँ पे 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है किससे होकर गुजरती है? तो अफ्रीका से गुजरती है। इसके अलावा यह एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। तो प्रश्न पूछेगा कि विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ पे है? नील नदी उसका नाम है। और ये कहाँ पे है? तो अफ्रीका में है। ये 4-5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अगला हम देखते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन था? एशिया। फिर कौन था? अफ्रीका। और अब हम किसके बारे में पढ़े? नॉर्थ अमेरिका। ये क्रम में पूछेगा बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो ये याद रखते चलिएगा। अब एक पॉइंट याद रखिएगा कि यह महाद्वीप भी 3 महासागरों से घिरा है। तो पूछेगा कि उत्तर अमेरिका कितने महासागरों से घिरा है? तो 3 महासागरों से। और अगर नाम पूछे तो बताइएगा आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। अब हम इसे चित्र पर देख लेते हैं। तो ये आपका उत्तर अमेरिका है ना। और इसके यहाँ पे क्या है? अटलांटिक महासागर, यहाँ पे क्या है? आर्कटिक महासागर, और यहाँ क्या है? प्रशांत महासागर। तो 3 महासागर से घिरा हुआ है। ये प्रश्न पूछेगा एग्जाम में। अफ्रीका महाद्वीप का एक पॉइंट छूट गया था, वो लिखिए कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो सहारा है वो कहाँ है? अफ्रीका में, ठीक है। ये विश्व का सबसे गर्म बड़ा रेगिस्तान पूछेगा कौन है? तो सहारा। और कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में। अब याद रखिएगा कि पनामा जल संधि जो है ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है। इसे हम मैप पे देख लेते हैं। तो ये जो 2 महाद्वीप है, एक दक्षिण महाद्वीप और एक उत्तर महाद्वीप, तो इन दोनों के बीच में एक जल संधि होती है जिसे हम कहते हैं पनामा जल संधि। जैसे है ना कि 2 गांव के बीच में बाउंड्री रहता है ना, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला के बीच। तो इसी तरीके से इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री है जिसे क्या कहते हैं? पनामा जल संधि। जल संधि क्यों? क्योंकि ये बीच में यहाँ पे जल है, ठीक है, इसलिए संधि। जैसे सिर्फ पनामा याद रखो, पनामा संधि, ठीक है। तो उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका को कौन अलग करती है? पनामा जल संधि। अब हम देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी।
यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। एंडीज पर्वत श्रृंखला सब जो क्या है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। और ये कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में। और विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन है? अमेजन नदी। और कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका में। मैं आपको चित्र पे बता देता हूँ। तो ये आपको दिखा दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है यहाँ पे। अब किस किस देश से लगा हुआ एंडीज पर्वत, तो वो मैं आपको फैक्चुअल वाले वीडियो में बता दूंगा मैप का, जब मैं स्पेशल क्लास लूँगा। और ये अमेजन नदी कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन है? अमेजन नदी। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। और सबसे बड़ा विश्व का पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। अब ये कौन कौन देश से लगा हुआ है वो मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना जान लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब है आखिरी महाद्वीप, जिसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। और यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप के भी नाम से जानते हैं। द्वीपीय महाद्वीप के नाम से किसे जानते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं। और ये चारों तरफ से महासागरों से घिरा है। कौन घिरा है? ऑस्ट्रेलिया। और तीन तरफ से महासागरों से कौन घिरा है? अंटार्कटिका। मैप पे देख लीजिए। ये जो ऑस्ट्रेलिया है, इसके आसपास में क्या है? खाली पानी है। कहीं पे भी स्थल दिख रहा है? नहीं। ठीक है, कुछ जब मैप देखिए तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिए हुए याद रख लीजिएगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पड़ता है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ग्रेट सैंडी डिजर्ट कहाँ पड़ता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। एक और याद रख लिए, एल्पस पर्वत कहाँ पड़ता है? तो यूरोप में पड़ता है। सहारा मरुस्थल मैंने बता दिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। नील नदी कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। रॉकी पर्वत कहाँ पड़ता है? उत्तर अमेरिका में। अल्पेशियन पर्वत कहाँ पड़ता है? उत्तर अमेरिका में। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी बताया, ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आगे भी धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसे याद करते जाइए। अब हम पढ़ते हैं अंटार्कटिका के बारे में, है ना, जो क्या है? तीन स्थलों से घिरा हुआ, तीनों तरफ महासागरों से। ये जो है मोटी बर्फ की तरह चादरों से ढका रहता है। और यहाँ पे क्योंकि चारों तरफ से बर्फ से ढका है, इसलिए यहाँ पे मानव निवास नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ शोध केंद्र होते हैं। तो पूछेगा कि कौन सा महाद्वीप शोध केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है अंटार्कटिका। और एक और पूछेगा कि भारत ने अंटार्कटिका में शोध के लिए कौन कौन से सैटेलाइट या उपग्रह बैठाए हैं? तो याद रखिएगा, एक मैत्री और एक दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, मैं अंटार्कटिका का फोटो दिखा देता हूँ। तो ये देखिए अंटार्कटिका का फोटो, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, कहीं पे भी कुछ दिख रहा है बर्फ के अलावा। ठीक है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? शोध केंद्रों के लिए। मैंने बताया भारत के दो शोध केंद्र यहाँ स्थापित है, एक मैत्री और एक दक्षिण गंगोत्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। अब हम देखते हैं जल पटल के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है कि पृथ्वी का 71% भाग किससे घिरा है? जल से। और बाकी 29% क्या है? स्थल है। तो एग्जाम में पूछेगा कि पृथ्वी का कुल भाग जल में कितना है? 71% और स्थल में 29%। और ये भी जल का 97% क्या है? महासागर में पाया जाता है। तो पूछेगा कि पृथ्वी के कुल जल में महासागरों में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 97%। ठीक है, अब
एग्ज़ाम में आजकल थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये पूछेगा कि महासागरीय जल की तीन गतियाँ कौन कौन है। एक तरंग, एक ज्वार भाटा और एक महासागरीय धारा। इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। और 5 महासागर जो प्रमुख है, आकार के हिसाब से भी देख लीजिए, छोटे आकार, बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत। उसके बाद अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिण महासागर, और सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर। तो पहला तो प्रश्न पूछेगा कि सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। लेकिन एग्जाम में क्रम पूछेगा, तो ये क्रम याद रखेंगे, बड़ा से लेकर छोटा तक है। अभी मैंने बताया, अब हम पढ़ते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। यह क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर। यह किन किन महाद्वीप में फैला है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका में। अगला देखते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह एस अक्षर के आकार का कौन महासागर है? तो अटलांटिक महासागर। इसमें कौन कौन सा देश आएगा? तो उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका और पूर्वी यूरोप एवं अफ्रीका, चार महाद्वीप आएंगे, ठीक है। किसके अंतर्गत? अटलांटिक महासागर के अंतर्गत। और अटलांटिक महासागर क्या है? व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। एग्जाम में पूछेगा व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण महासागर कौन है? तो अटलांटिक महासागर। या पूछेगा कहाँ से सबसे ज़्यादा पोर्ट यानी पत्तनों का संचालन होता है? तो अटलांटिक महासागर से। अगला देखिए हिंद महासागर। हिंद महासागर एकमात्र महासागर है जो किसी देश के नाम पे पड़ा है, वो है हिंद यानी इंडिया के नाम पे, ठीक है। तो पूछेगा क्या एग्जाम में कि कौन सा महासागर किसी देश के नाम पे पड़ा है, या कौन सा महासागर भारत के नाम पे पड़ा है? तो हिंद महासागर। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। बस इतना ही याद रखिए। कहीं ज़्यादा डीप में पूछेगा तो पूछेगा कौन कौन से महाद्वीप हिंद महासागर के अंदर आते हैं? एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये सब मैं इसलिए डीप में बता रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत ही डीप में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं दक्षिण महासागर। तो दक्षिण महासागर क्या है? कि पता है कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इतना नहीं याद करना है। और इसमें कुछ याद करने वाली है नहीं। अब देख लीजिए वायुमंडल की विभिन्न परत, जो आपका ट्री 1 में क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर संताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? वायु वगैरह होती है ना, और क्षोभ मंडल में ही क्या होता है? हवाई जहाज का संचालन होता है, ठीक है। समताप मंडल में क्या होता है? ये हमें यूवी किरणें से बचाती है। मध्य मंडल में क्या होता है? तो ये यहाँ पे हवाई जहाज या रॉकेट उड़ता है। आयन मंडल में क्या होता है? यहाँ पे स्पेस सेंटर यानी उपग्रह लगाए जाते हैं। तो ये क्रम भी याद रखिएगा, कहाँ क्या होता है वो भी याद रखिएगा। एग्जाम में पूछेगा वायुमंडल किन गैसों से बने हैं? तो वायुमंडल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने हैं। और पूछेगा कि नाइट्रोजन का वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 78%। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो 21%। एक और प्रश्न पूछेगा कि पृथ्वी गर्म क्यों रहती है? तो क्यों रहती है? क्योंकि उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है। आजकल एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछता है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। जैसे जैसे घनत्व समुद्र तल से ऊपर जाएगा वैसे उसका भार अधिक होगा। इसका मतलब समुद्र तल पे सबसे ज़्यादा वायुमंडल का घनत्व होगा
और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो घटता चला जाएगा। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, एक है ये समुद्र, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे ये सब समुद्री क्षेत्र है ना, तो इसके नीचे है तो यहाँ पे क्या होगा, घनत्व ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे स्थल नहीं है, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे क्या घनत्व कम रहा है, यहाँ पे सिकुड़ रहा है ना, ये जो गोल है पृथ्वी का, ये सिकुड़ रहा है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसका घनत्व यानी आकार क्या होगा, घटता जाएगा। किसका आकार घटता जाएगा? वायुमंडल का। यहाँ देखो, ऐसे देखो, इसको समझो, ठीक है। ये जैसे एक गोला है, ठीक है, अब इसी गोला में एक और गोला बनाओगे तो क्या होगा, इसका घनत्व घटेगा ना, तो ऊपर जाते मात्र घनत्व और छोटा हो जाएगा ना, और छोटा हो जाएगा ना, तो क्या हो रहा है, समुद्र तल से ऊपर जाने में वायुमंडल का घनत्व घट रहा है। सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और सबसे कम कहाँ होगा, ध्रुवों पे होगा। 90 डिग्री है ना यहाँ पे, मैंने बताया था ना, ये नॉर्थ में क्या है 90 डिग्री, और इसे क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, इसे साउथ पोल। तो सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे होगा घनत्व, यहाँ पे होगा 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, यानी ध्रुवों पे, और सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, यहाँ पे समुद्रों के पास। और तापमान भी क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तापमान क्या होगा, घटेगा। सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ होगा, विषुवत रेखा पे, और सबसे कम क्या होगा, ध्रुवों पे। एग्जाम में पूछेगा सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पे यानी 0 डिग्री पे, और सबसे कम तापमान कहाँ होता है, तो यहाँ पे ध्रुवों पे, नॉर्थ पोल पे, यानी उत्तरी ध्रुव पे, या साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ होता है ना, खाली ठंडी हवाएं चलती है, यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। आपको याद होगा तो ऐसे मैंने बताया था कि सूरज पश्चिम से पूरब करती है, तो एक साइड अंधेरा रहता है और एक साइड उजाला रहता है, बताया था ना, समझे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा तापमान होगा। लेकिन जब ये सूरज यहाँ की जाएगी तो यहाँ पे दूरी बढ़ रहा है, ये दूरी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे तापमान क्या होगा, कम होगा। यानी यहाँ पे नज़दीक होने से तापमान ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका तापमान घटता जाएगा। अब एग्जाम में पूछेगा कौन सी गैस की वृद्धि के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इतने याद रखना है। अब हम लोग अभ्यास कर लेते हैं इस चैप्टर का प्रश्न का। कौन सा पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करता है, हमने पढ़ा यूराल, और यूरेशिया का यूरोप और एशिया का जोड़ने वाली सागा, ठीक है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अफ्रीका से कैसे जुड़ा है, स्थल संधि से। कौन सा स्थल संधि, पनामा स्थल संधि से, ठीक है। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत सर्वाधिक होती है, नाइट्रोजन की। कितनी होती है, 78%, ऑक्सीजन की 21%। ये सब मैंने बताया, बस देखते जाओ, कितना आसान है, याद रखना। कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है, तो थल मंडल, यानी जहाँ पे थल है, थल मतलब क्या होता है, जहाँ पे पृथ्वी का आकार है, स्थलीय है, ठीक है। जल मंडल में क्या होगा, जल होगा, तो यहाँ पे ठोस तो नहीं होगा ना। वायुमंडल में गैस होगा, तो यहाँ पे ठोस तो नहीं होगा, है ना। वायु मतलब हवा होगा, गैस होगा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया महाद्वीप। इसको भी देख लीजिए। यूरोप का सबसे गहरा भाग कौन है, डैश महासागर में, मैंने पढ़ा था हमने, मोरियाना गर्त। डैश महासागर के नाम पर एक देश का नाम पढ़ा है, हमने पढ़ा था, हिंद महासागर। डैश स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है, क्या है, पृथ्वी। यूरोप एवं एशिया को क्या कहा जाता है, यूरेशिया, हमने पढ़ा था ऊपर में। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है, सब समझ में आ रहा है। अगला चैप्टर है छठा चैप्टर, पृथ्वी का प्रमुख स्थल रूप, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पर्वत, पठार, मैदान। ये देखिए, ये फोटो ही एक काफ़ी है समझने के लिए पूरा चैप्टर को। पर्वत कैसा दिख रहा है, उछला हुआ दिख रहा है पर्वत, ये पर्वतीय श्रृंखला है। ये पहाड़ी श्रृंखला थोड़ा ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है। मैदानी श्रृंखला है, पूरा समतल दिख रहा है।
पर्वतीय यहाँ पे भी है। पठारी क्षेत्र में दिख रहा है, हल्का उभरा हुआ है, हल्का टेढ़ा मेढ़ा है। तो मैदानी क्षेत्र क्या होगा, समतल होगा। पूछेगा कि समतल क्षेत्र कौन होता है, मैदानी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा उभरा हुआ, थोड़ा पानी से भरा हुआ, कौन सा क्षेत्र होगा, पहाड़ी क्षेत्र। अब पर्वत क्षेत्र श्रृंखला क्या होगा, जिग जैग होगा, है ना। जिग जैग मतलब उभरा हुआ होगा। अब पहाड़ी में उभर खाबर सब रहता है। आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। द्वीप क्या होगा, द्वीप जो होगा समुद्रों से घिरा हुआ होगा, जो एक बीच में समुद्र का जगह होगा, उसे क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। ये सब भी आगे पढ़ लेते हैं। तो हमने भी फोटो देख लिया, अब हम देख लेते हैं इसके बारे में। पहले कि पर्वत कहते किसे, हमने देखा ऊपर में पर्वत का आकार कैसा होता है, चौड़ा होता है, तथा शिखर क्या होता है, छोटा होता है। पूछेगा कि बताइए विशेषता पर्वत का, तो इसका क्या होता है विशेषता, इसका शिखर छोटा होता है और आधार इसका चौड़ा होता है। हमने फोटो ऊपर देख लिया है, इसलिए टाइम पर बात नहीं करेंगे। आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आप ऊपर में फोटो देखिएगा और देखिएगा अच्छा इसका शिखर छोटा है और आधार चौड़ा है, तो ये पक्का पर्वतवे है। ठीक है, हमने पढ़ा जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं जलवायु ठंडी होती है, यानी टेम्परेचर कम होता है, अभी हमने ऊपर देखा। और ऐसे क्षेत्र को क्या कहेंगे, हिमानी। हिम मतलब बर्फ, यानी बर्फीला क्षेत्र। और कहाँ होगा बर्फीला क्षेत्र, ध्रुवों पे होगा। बस सुनना है, सारी चीज़ आपको खुद समझ में आ रही होगी। अब देखिए पर्वत के 3 प्रकार होते हैं। एक वलीद पर्वत जो सबसे नया होता है, एक भ्रंश पर्वत जो कहीं से लाया होता है, जैसे मिट्टी होता है ना, तो मिट्टी के साथ कुछ कुछ आ जाते हैं ना कण वगैरह, तो उसी तरीके से जब नदियाँ चलेगी तो नदियों में कुछ आ जाएंगे, पत्थर आ जाएंगे, कहीं पे कुछ बालू आ जाएंगे, तो वो सब जो बनता है तो उससे क्या होगा, भ्रंश पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत यानी जहाँ पे ज्वालामुखी फटने से बनता है, तो वो सब हम लोग देख लेते हैं। याद रखिएगा हिमालय तथा आल्प्स जो है ये वलीद पर्वत का उदाहरण है, और अरावली पर्वत श्रृंखला भी क्या है, वलीद पर्वत का उदाहरण है। और इसके अलावा यूराल पर्वत और अल्पेशियन पर्वत, ये सब क्या है, वलीद पर्वत के उदाहरण। एक बार और याद रखिएगा, वलीद पर्वत क्या होता है, जो सबसे नया पर्वत होता है, जो अभी अभी नया नया निर्माण हुआ है, उसे क्या कहेंगे, वलीद पर्वत। अब एग्जाम में पूछा है कि वलीद पर्वत के उदाहरण बताइए, तो कौन कौन से, हिमालय, आल्पस, अरावली पर्वत श्रृंखला, अल्पेशियन और यूराल। अब पूछेगा कि बताइए हिमालय कहाँ पड़ता है, तो हिमालय आपको पता है कहाँ पड़ता है, हिमालय आपको नेपाल में पड़ता है। आल्पस कहाँ पड़ता है, आल्पस तो ये पड़ता है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, अल्पेशियन कहाँ पड़ता है, तो उत्तरी अमेरिका में। अरावली कहाँ पड़ता है, भारत में। कहाँ पड़ता है अरावली, भारत में, जैसे प्यारा भारत है हमारा। ठीक है, तो इस क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रृंखला है। किधर, राजस्थान हरियाणा वाला क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रृंखला है। यूराल पर्वत कहाँ है, यूराल पर्वत रूस में है। तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा कौन कहाँ है नहीं है। और भारत का अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत श्रृंखला है। तो एग्जाम में पूछेगा कि विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत श्रृंखला कौन है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखिए, छोटा छोटा बिंदु। प्रशांत महासागर में स्थित मोनोकी पर्वत, जिसे हम हवाई द्वीप के नाम से जानते हैं, इस सागर की सतह के नीचे स्थित है। तो पूछेगा एग्जाम में कि वो कौन सा पर्वत है जो सागर के नीचे की सतह में स्थित है। ऐसे पूछेगा कि वो कौन सा पर्वत है जो प्रशांत महासागर के सतह में स्थित है, तो वो है मोनोकी पर्वत। ठीक है, और पूछेगा एग्जाम में भरोस पर्वत का उदाहरण कौन है, तो राइन घाटी। राइन घाटी कहाँ पड़ता है, यूरोप में। ठीक है, बस एक ही याद रखे, जितना भी दिया उतना ही याद रखे, बाकी आएगा तो आगे बढ़ेंगे।
अब पूछेगा कि ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण दीजिए, तो कौन है? माउंट किलिमंजारो। और कहाँ पड़ता है माउंट किलिमंजारो? अफ्रीका में। फ्यूजीयामा, फ्यूजीयामा कहाँ पड़ता है? तो जापान में। ये सब किसके उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत के। पठार क्या होता है हमने बताया कि उभरी हुई सपाट भूमि होता है। यहाँ पे पठार का फोटो देख लीजिए। भारत में दक्कन का पठार कहाँ है? अगर हम ऐसे प्यारा भारत, मेरे से नक्शा बनता नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ। बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा दक्कन का पठार, जो महाराष्ट्र वगैरह के क्षेत्र में। ठीक है। उसके अलावा विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ है। ये अगर आप विश्व का मैप लेंगे तो यहाँ पे तिब्बत का पठार है, जो कहाँ पड़ता है? नेपाल के क्षेत्र में होते हुए भारत के ऊपरी सतह में पड़ता है। ठीक है। तो एग्जाम में पूछेगा विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तिब्बत का पठार। और इस समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है? तो 4000 से 6000 ऊंचाई पे। पठारों में क्या होती है? खनिजों की प्रचुरता होती है, यानी खनिज पाए जाते हैं ना। पठार में जब तोड़ोगे तो चट्टानी आकार हो जाएगा ना। ठीक है। इसके अलावा अफ्रीका का पठार किसके लिए मशहूर है? तो सोना एवं हीरो के लिए मशहूर है। ठीक है। और पूछेगा भारत में छोटा नागपुर पठार किसके लिए मशहूर है? तो लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के लिए मशहूर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके भंडार मिलते हैं। अब अगला है कि जल प्रपात किसे कहते हैं? तो जल प्रपात पता है कि कहीं पे एक ऐसा चीज़ है, ये पठारी क्षेत्र है ना, और यहाँ से पानी का फुहारा गिर रहा है ना, तो इसे क्या कहते हैं? जल प्रपात। मैं फोटो दिखा देता। ये रहा वाटरफॉल, देख रहे हैं यहाँ पे पठारी क्षेत्र और यहाँ पे पानी का झरना गिरा है, तो क्या है? वाटरफॉल। अब कुछ इम्पोर्टेंट जलप्रपात के नाम दिया हुआ है, जैसे छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा पर स्थित हुंडरू जलप्रपात। तो हुंडरू जलप्रपात कहाँ पड़ता है? झारखंड में। झारखंड में कहाँ पड़ता है? तो स्वर्ण रेखा नदी तट पर। और स्वर्ण रेखा नदी तट भी एग्जाम में ना पूछे तो कौन सा क्षेत्र में? तो छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में। कर्नाटक में कौन सा जलप्रपात है? कर्नाटक में जलप्रपात है जोग जलप्रपात। ठीक है। मैदान मैंने बताया, ये मुख्यतः क्या होता है? समुद्र तल से 200 मीटर के अधिक ऊंचाई पर होती है। मैदान में क्या होता है? नदियों तथा सहायक नदियों के द्वारा जो निक्षेप लाया जाता है उसे मैदान का निर्माण होता है। ये देख लो, ये है मैदान, जो आपके गांव देहात में देखते हो। एग्जाम में पूछेगा विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला भाग कौन सा है? तो मैदानी भाग है। ठीक है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन कहाँ की होती है? तो मैदानी भाग की। क्यों? सीधे याद रखना गांव का बात। गांव कहाँ पड़ता है? मैदानी क्षेत्र में। बात खत्म। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्वत पठारों से भिन्न कैसे है? ऊंचाई के कारण। आपको पता है कि पर्वत का ऊंचाई क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना। पठारों की ऊंचाई पर्वत की तुलना में कम होता है। मैंने अभी ऊपर में फोटो दिखाई थी, एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे है पर्वतीय और इसका देख रहे हैं ऊंचाई ऊंचा है ना, और पठार क्या है? थोड़ा समतल, थोड़ा ऊंचा है। ठीक है। तो किसके कारण भिन्नता है? ऊंचाई के कारण। हिमानी कहाँ पाई जाती है? तो पर्वतों के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि पर्वत के क्षेत्र में क्या होता है? ठंडा ज़्यादा पड़ती है, सूरज की रोशनी नहीं जाती, तो इसलिए वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है। ठीक है। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? भारत में। यांगसे नदी कहाँ बहती है? चाइना में। यूरोप का एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला, जो कहाँ पड़ती है? यूरोप में। एंडीज कहाँ पड़ती है? एंडीज रॉकी, ये सब अमेरिका में पड़ती है। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। हिमालय एवं डैश पर्वतों के उदाहरण है? युवा वलित पर्वत, कभी हमने ऊपर में पढ़ा था
डैश क्षेत्र में खनिज की प्रचुरता होती है, पठारी क्षेत्र में होती है। डैश पर्वतों का एक क्रम है, श्रृंखला, माने एक के बाद एक पर्वत। डैश क्षेत्र कृषि के लिए अधिक उत्पादित होती है, मैदानी क्षेत्र। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं अपना प्यारा सा देश भारत के बारे में। भारत के उत्तर में हिमालय है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर, उत्तर में कहाँ सबसे उत्तरतम बिंदु कौन है? भारत का कश्मीर। दक्षिण में कहाँ है? कन्याकुमारी का बिंदु, सॉरी ये नहीं पूछेगा। अब पूछेगा कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीप क्या होता है? तीन तरफ से जल से गिरा हुआ भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। फोटो ये यहाँ प्रायद्वीप देखा, इसके एक तरफ जल, एक तरफ जल, एक तरफ जल, इधर स्थल। अब देखिए भारत का दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है? 8.4 डिग्री से उत्तर से लेकर 37.6 डिग्री उत्तर तक, और पश्चिम से लेकर पूरब तक। मैं मैप पे अभी बता देता हूँ, बस मैं समझा दे रहा हूँ। 68.7 पॉइंट पूरब से लेकर 97.25 डिग्री पूरब तक। अब मैप पे देखते, बिना मैप के समझ में नहीं आएगा। तो ये है हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है। तो ये उत्तर से दक्षिण जो है ना, उत्तर से दक्षिण, ये कितना डिग्री है? 8.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37.6 डिग्री उत्तर, ठीक है। और ये वाला फिर पूरब से पश्चिम कितना है? 68.7 डिग्री पूरब से लेकर, पूरब याद रखिएगा, इधर उत्तर और इधर पूरब, पूरा दक्षिण मत लगा दीजिएगा। 25 डिग्री पूरब। क्यों ऐसे पूरब लिखा हुआ है? क्यों? क्योंकि ये इधर में भागता है ना टाइम, तो इसलिए इधर में। तो इधर ऊपर से नीचे में उत्तर और इधर से नीचे में पूरब, ठीक है ना। एग्जाम में दे देगा इधर पश्चिम है ना, या इधर पूरब इधर पश्चिम, इसलिए नहीं, ध्यान रखना। इधर 68, 7 से 97, 25 तक कितना होगा? पूरब से पूरब। 84 से लेकर 37.6 तक कितना होगा? उत्तर से उत्तर। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत को श्रीलंका से अलग कौन सी जल संधि करती है? तो पाक जल संधि। यहाँ पे क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं? पाक जल संधि। ये श्रीलंका है, ये भारत है। बाकी जो अभी फिलहाल के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हम लोग देख लेते हैं। एक और पॉइंट याद रखिएगा, दिल्ली भारत की राजधानी है, पता ही है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पे हुआ, जैसे केरला में कन्नड़ भाषा है ना, तमिलनाडु में तेलुगु भाषा। तो पूछेगा एग्जाम में कि भारत का निर्माण कैसे हुआ है? तो भाषा के आधार पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य गोवा। अब समझिए ये वाला जो पॉइंट है ना, तो ये मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना, आगे चल के। बस इसमें 2-4 पॉइंट आप याद रखिए कि भारत का पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल है, ठीक है ना, ऐसा मान लीजिए। ये पश्चिम भाग में यहाँ पे ही है ना, गुजरात राजस्थान का कच्छ की खाड़ी, ठीक है। और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, आपने मैप पे देखा यहाँ पे था प्रायद्वीप, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रखिए कि नर्मदा एवं तापी नदी बहती है किस पर्वत श्रृंखला से? तो विंध्य एवं सतपुरा पर्वत श्रृंखला से। पश्चिम घाटी को सह्याद्री, सॉरी,
ये सब मैं मैप पे बता दूंगा, एक ही बार में सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दूंगा। ऐसे आप यहाँ का मैप देख लीजिए, ये देखिए, ये देख ही लीजिए, है ना। ये भारत का मरुस्थल क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, दक्षिण वाला क्षेत्र है। और ये वाला देखिए सब पर्वतीय क्षेत्र है, कश्मीर का क्षेत्र, हिमाचल का, लद्दाख का, उत्तराखंड का, इधर फिर त्रिपुरा वगैरह का, मिजोरम, नागालैंड का, सब क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है ना, पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र। और ये सब क्या है? पठारी क्षेत्र, ऊपर खावर टाइप का। ये सब मैदानी क्षेत्र, पूरा समतल, ठीक है, हरा वाला। अब इसका उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, ये सब मैं जैसे जैसे आता जाएगा बताऊंगा। जो चीज़ इसमें नहीं आएगी वो सब चीज़ें मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा, आप टेंशन फ्री रहिएगा। ये हम एनसीईआरटी पर है, तो जो जो दिया हुआ एनसीईआरटी में भी सिर्फ उसे ही देखेंगे। जंतुओं के कंकाल को क्या कहते हैं? पॉलिप कहते हैं। इतना याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछ रहा है आजकल। ये सब जो चीज़ें, ये सब मैं अलग से बताऊंगा। ये सब यहाँ पढ़ लीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। हाँ, ये याद रखिएगा कि भारत का दो समूह है, दो द्वीप समूह, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार। मैं इसको मैप पे दिखा देता हूँ आपको, प्यारा भारत का मैप देखिए, है यहाँ पे एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक यहाँ पे लक्षद्वीप समूह। तो भारत के पास कुल कितने द्वीप समूह है? दो। कौन कौन? अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। और यहाँ पे क्या पाई जाती है? परवाल द्वीप पाई जाती है, परवाल पाए जाते हैं। परवाल क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। और अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। एक बार और पढ़ लीजिए कहाँ पे है। ये प्यारा सा भारत है, तो ये क्षेत्र कौन सा है? बंगाल की खाड़ी में। तो अंडमान निकोबार कौन क्षेत्र में पड़ेगा? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप महाद्वीप कहाँ पड़ेगा? अरब सागर के क्षेत्र में। अब एक और पॉइंट दिया हुआ है कि सुनामी किसे कहते हैं? तो सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। जिससे भूकंप आएगा, ये मान लीजिए समुद्री तल है ना, यहाँ पे भूकंप आएगा तो क्या होगा? ऐसे ऐसे गोल गोल करेगा ना, ये धीरे धीरे जब फैलते जाता है तो इसे सुनामी कहते हैं। मतलब तहलका मचा देना, उसमें आंधी, पानी, तूफान सब हो तो उसे क्या कहेंगे? सुनामी। ये मैंने पढ़ाई नहीं, ये सब मैं अलग से पढ़ा दूंगा, बट यहाँ पे दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं। हिमालय का सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक। इस सब मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसमें नहीं दिया हुआ, इसको मैं डिटेल में अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, ठीक है। पाक जल संधि किस देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को। अरब सागर में कौन सा स्थित है भारतीय द्वीप समूह? लक्षद्वीप। और अंडमान निकोबार किस में है? बंगाल की खाड़ी में, है ना। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कहाँ है? अरावली श्रृंखला। किधर पड़ती है? तो जैसे ये हमारा प्यारा सा भारत है ना, तो ये इस क्षेत्र में पड़ेगी। कौन सा? अरावली पर्वत श्रृंखला। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब ये सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान। ये सब भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। जैसे ये हमारा प्यारा सा भारत है, इसके पूरे मध्य से गुजरेगा। कौन कौन से गुजरता है वो मैं आगे बताऊंगा, उसका फार्मूला है मित्र पर गमचाजार, मिजोरम, त्रिपुरा, तो वो सब मैं आगे सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। अगला देखिए, आखिरी चैप्टर, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन प्राणी। अब मौसम देख लीजिए, भारत में दिसंबर से फरवरी तक ठंड की मौसम होती है, मार्च से मई तक गर्मी की, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून की, अक्टूबर से नवंबर तक लौटने वाली मानसून की।
तो सीधे एग्जाम में पूछेगा कि भारत में लौटने वाली मानसून का समय कब से कब होता है, तो अक्टूबर से नवंबर। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। एक हमेशा एग्जाम में पूछता है कि लू किसे कहते हैं, तो लू से कहते हैं जब गर्मी के दिन में जो समय हो, गर्मी के दिन में जब शुष्क पवन हवा बहती है, मतलब जो ना आपको शरीर को क्या करेगा कि जला दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं कि लू मार दिया, है ना। तो कब होते हैं, गर्मी के काल। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून या लौटते की मानसून, तो मुझे अच्छे से मैप पे बताना होगा। तो ये मैं मानसून चैप्टर जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, आप टेंशन फ्री रहेंगे। ये मैं अभी बता दूंगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी मैं कुछ वर्ड बता देता हूँ, वो याद रखिएगा कि भारत का जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है। तो एग्जाम में पूछा कि भारत का जलवायु कैसा है, तो मानसूनी जलवायु। मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा का मौसम शब्द से लिया गया है। तो ये पूछा है कि मौसम क्या है, तो ये मानसूनी का अरबी भाषा का रूप है। ये पूछेगा कि मानसून को अरबी में क्या कहते हैं, तो मौसम कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब पूछे है कि भारत का सबसे गर्म स्थान कौन है, तो जैसलमेर या बीकानेर। कोई भी हो, अगर जैसलमेर बीकानेर हो तो दोनों मारेंगे ऑप्शन में, अगर सिर्फ जैसलमेर हो तो जैसलमेर मारेंगे। और सबसे ठंडा प्रदेश कौन है भारत का, तो जम्मू कश्मीर। तटीय क्षेत्र मैं बता दूंगा, तटीय क्षेत्र इधर जितने भी प्रदेश है सब तटीय क्षेत्र, जैसे महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इसे मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। एक यहाँ पे याद रखिएगा कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय में एक जगह है मौसिनराम। कहाँ पे है, मेघालय में। यहाँ पे विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। कहाँ होता है विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा, तो मौसिनराम में। और मौसिनराम कहाँ है, मेघालय में। और कहाँ पे वर्षा नहीं होती, तो जैसलमेर में वर्षा नहीं होती, इसलिए क्या है, सबसे गर्म है। तो मैंने अभी बताया कि सबसे गर्म स्थल कौन है, जैसलमेर या बीकानेर। अगर ऑप्शन में जैसलमेर दे तो जैसलमेर। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए जो इस बार के बीपीएस में बहुत क्वेश्चन आया है। ये मैं बता देता हूँ, ऐसे इन्वायरमेंट का चैप्टर है बट यहाँ पे भी मैं कुछ बता देता हूँ। यह उष्ण कटिबंधीय वन, देख लीजिए, बहुत घना है ना। तो घना क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी होगी। पानी कैसे होती है, जब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पानी होगा, ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, तो क्या करेंगे, ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तो ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्या होगा, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगी, ज़्यादा बारिश होगी और वहाँ पे घने पेड़ पौधे होंगे। तो वो किसकी विशेषता है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की। एग्जाम में सीधा पूछेगा। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड। पूछेगा कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में कौन से प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा महोगनी, एबोनी या रोजवुड। ठीक है, अब ये किस किस क्षेत्र में पाया जाता है वो मैं आपको मैप पे बताऊंगा। अगला इंपॉर्टेंट है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। तो पतझड़ से आपको समझ में, जब पतझड़ झड़ता है तो पेड़ का पत्ती क्या होता है, झड़ने लगता है ना। तो आप ये पेड़ को देखिए, है ना। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पेड़ है पतझड़ वाले, जैसे साल का पेड़, सागौन का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, शीशम का पेड़। ठीक है, अगला देखिए कंटीली झाड़ियाँ, कांटा लगा हुआ है इसमें, और झाड़ी मतलब जिस झाड़ी में कांटा लगा हुआ पेड़ होगा तो कैसा होगा, वो शुष्क होगा, वो मरा हुआ टाइप का होगा। जैसे एक फोटो देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये क्या है, शुष्क है, मरा हुआ टाइप का, इसका देख रहे हैं पूरा कांटा लगा हुआ। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कंटीली झाड़ियों वाला पेड़, तो जैसे कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर। ठीक है, इस में कांटा लगा होता है ना। अब देखिए पर्वतीय वनस्पति, तो पर्वतीय वनस्पति में क्या होगा, लंबा सीधा, देखिए लंबा सीधा।
तो लंबा सीधा पर क्रिसमस का पेड़, ये किसका उदाहरण है? सब पर्वतीय, ये सब लंबा खाड़ा। फोटो देखिए ऑटोमेटिक सब याद रहेगा। ऐसा क्यों होता है? पर्वतीय क्षेत्र में आपको पता है वह तापमान कम होती है, ठीक है ना। जैसे ये है, ये पर्वतीय क्षेत्र होगा ना, ऊपर वाला ये सब क्षेत्र, और सूरज की रोशनी अगर यहाँ से पड़ेगी तो यहाँ पे सूरज की रोशनी क्या जाएगी? बाद में जाएगी, सबसे पहले यहाँ पे पड़ेगी। तो ये सब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा होगा। और ये क्या है? पर्वतीय वनस्पति है या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इसको मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊँगा, और डिटेल में इसको पढ़ाऊँगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ, बस आपको याद रखना है। तो पर्वतीय वनस्पति में पेड़ कैसे पाए जाते हैं? लंबे, है ना, इस तरीके के शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। कैसे वृक्ष? शंकुधारी वृक्ष। एग्जाम्पल ले लीजिए, चीड़ का पेड़, पाइन का पेड़, देवदार का पेड़, ठीक है। अब देखिए मैंग्रोव वन, ये देखिए मैंग्रोव वन, ये है ना समुंदर के नीचे में जो है ये खारा पानी होता है। खारा पानी किसे कहते हैं? जिसमें ज़्यादा नमक होता है ना। तो खारा पानी समुद्री क्षेत्र में होता है ना। तो ये कहाँ पाए जाएंगे मैंग्रोव वन? तो खारे पानी में पाए जाएंगे, मुख्यतः पश्चिम बंगाल सुंदरबन, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन जंगल में और अंडमान निकोबार क्षेत्र में। सुंदरी क्यों नाम पड़ा सुंदरवन? क्योंकि सुंदरी प्रकार के वन है, इसलिए इसका नाम सुंदरी पड़ा, ठीक है ना। सुंदरी एक प्रकार का वन था, यानी एक पेड़ था, उसी के नाम पे क्या पड़ा? सुंदरवन पड़ा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एशियाई शेरों का निवास स्थल कौन है? तो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए, याद रखिएगा। अब देखिए, हाथ एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है असम, असम में पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है, ठीक है। असम के काजीरंगा उद्यान में। कहाँ पे? काजीरंगा उद्यान में। इसमें नहीं लिखा हुआ बट मैं बता रहा हूँ, लिखते जाइएगा। अगला देखिए, ऊँट कहाँ पाया जाता है? तो भारत के रेगिस्तान में। भारत का रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है। और कच्छ का रण कहाँ है? तो कच्छ का रण है गुजरात में। जंगली बकरी, हेम, तेंदुआ और भालू कहाँ पाए जाएंगे? ठंड वाले जगह पे। तो ये पाए जाएंगे लद्दाख में, कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, ठीक है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, पता ही है। बाघ हमारा राष्ट्रीय जानवर है, पता ही है। अब क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र? मोहसिन राम। मैंग्रोव वन अभी हमने पढ़ा खारे वाली जल में, यानी समुद्र वाली जल में ज़्यादातर। महोगनी एवं रोजोवुड वृक्ष किस कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दोनों एक ही नाम है। देख रहे हो ना, जंगली बकरी या हेम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? हिमालयी क्षेत्र में। एक एक चिन्ह जो मैं बता रहा हूँ याद करके जाइएगा, बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। अभी मानसून वाला है, क्वेश्चन बना लीजिए, बट मैं मानसून एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो समुद्र से स्थल की ओर बहती है। गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती है, क्या कहते हैं? लू कहते हैं, पता ही है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में डैश के समय मौसम बहुत अधिक वर्षा होती है, तो लौटते मानसून के समय। मैंने बोला पहले कि मानसून में अलग मैप पे पढ़ाऊंगा डिटेल में, तो इसको बाद में पढ़ाऊंगा। गुजरात का डैश वन डैश का निवास है, तो एशियाई शेर जो है वो गिर उद्यान में पाया जाता है। तो गुजरात का गिर अभ्यारण्य एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। डैश मैंग्रोव वन की प्रजाति है सुंदरी। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन के जंगलों में। डैश को मानसून वन भी कहा जाता है, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को, याद रखिएगा। ये सब आपको पता ही है, राज राजधानी। तो आपका ये छठा क्लास का एनसीईआरटी ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहा होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो आप बेझिझक पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, एक और बात, अगर आपको इस सेशन से जुड़ना है इस कोर्स से, तब 6201-908-435 पर मैसेज कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको जोड़ दूंगा। ये पीआरटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट बाकी वर्ग के लिए 3500 है। बाकी वर्ग में 6 to 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।